पुरानी कहावत है, जो डर गया तो मर गया, लेकिन जो अड़ गया वो जीत गया। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और संघर्ष से सफलता में आपका स्वागत है। इस बार संघर्ष से सफलता की कड़ी में हमारे साथ झारखंड प्रशासनिक सेवा से प्रवीण कुमार जी हैं। आज जो यहाँ पर वो अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित है, वो भी एक संघर्ष करके इस मुकाम पर हासिल हुए। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के संघर्ष की उनकी गाथा रही। प्रवीण जी, आज यहाँ पर झारखंड प्रशासनिक सेवा से आप अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी संघर्ष किया होगा, तभी आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। किस प्रकार की गाथा रही है आपकी? पहले नंबर ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? संघर्ष की बात करें तो बचपन से ही मेरा जीवन संघर्ष में ही गुजरा है। और शिक्षा दीक्षा बालूमाथ के हाई स्कूल से हुई है और गांव में प्राइमरी स्कूल मैंने अपना किया है। कॉलेज की पढ़ाई हजारीबाग के अनादा कॉलेज और जे कॉलेज झुमरी तिलैया से ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है। ये झारखंड प्रशासनिक सेवा में कैसे आ पाए, कैसे कहाँ से सीख मिली कि नहीं जेपीएससी में ही जाना है? पहले जो आपने सवाल पूछा था बचपन के संघर्ष की कहानी, तो मैं बताता हूँ कि जब मैं छोटा था 8-9 साल का, तो बड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा। आप लोग जानते होंगे कि जब किसान पहले के जब बैल और काड़ा, जिसको बोलते हैं भैंसा, से जब हल चलाते थे तो उसको एक मेलानी चराना बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे, गांव पलामू के हैं। तो उसमें क्या है कि 4:30 बजे लगभग उठ जाना है और इसी तरह का जो खाली जगह है उसमें आपको काड़ा को, बैल को थोड़ा देर चराना है, ताकि वो एक तरह से उसका नाश्ता हो गया और नाश्ता करा के उसको हल जोतने के लिए तैयार करते थे। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। ये खुद करते थे आप? हाँ, उससे है कि मेरा सुबह उठने का रूटीन हमेशा बना रहता था। उसके बाद बकरियाँ थी घर में, फिर बकरी चराइए। और तीसरा काम जो होता था कि दूध जो घर में होता था उसको पहुँचाने जाना पड़ता था। और उस समय तो समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि मेरे घर से जहाँ दूध हम पहुँचाने जाते थे वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी और लगभग 8 लीटर 10 लीटर दूध होता था। और एक 9 साल का बच्चा किस प्रकार जाता होगा 2 किलोमीटर का सफ़र, 2 किलोमीटर आना। तो आज जब हम समझते अपने बच्चों को देखते लगता है बहुत भारी काम था। उसमें तो बचपना में पता नहीं चलता था। पिताजी क्या करते थे? पिताजी किसान थे और एक फुटबॉलर भी थे। सारा ध्यान उनका फुटबॉल पे ज़्यादा रहता था, तो घर की थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और उसके बाद जो है, जब दूध पहुँचा करके आते, जब हम दूध पहुँचाने जाते, उसी समय बच्चे स्कूल जाना शुरू करते, दौड़े दौड़े आते, नाश्ता किए, स्कूल पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता। तो लेट जो है मेरा दिनचर्या है बचपन से ही। आज भी मैं मीटिंग जाता हूँ तो पता नहीं क्या स्वभाव हो गया कि 5-10 मिनट लेट ही हो जाता। तो मतलब जो प्राइमरी आपने एजुकेशन की लिया वो गांव के स्कूल से लिया? हाँ, गांव के। तो उस वो गांव से स्कूल की बोरा ले जाना पड़ता था। एक थैला है, उसमें बोरा ले जाइए, अपना बिछाइए, अपने से झाड़ू लगाइए। तो उस समय की वो परिस्थिति थी। आज तो सब चीज़ सुविधाएं। और कौन कौन लोग हैं घर में? 2 भाई, हम लोग 2 बहन हैं, मम्मी पापा हैं। मेरी शादी हो गई, पत्नी है, दोनों बहन की शादी हो गई, भाई का भी शादी हो गई। तो उस जैसे प्राइमरी स्कूल के बाद आप हायर एजुकेशन कहाँ से लिए? हमारे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है +2 हाई स्कूल, अभी हो गया, उसमें हाई स्कूल था। तो वहीं से मैंने क्लास 10 तक की परीक्षा पास की। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा माहौल आया कि किताब कॉपी की समस्या आपको होती होगी, तो मांगना पड़ता होगा? जैसा आप बता रहे हैं आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, या फिर मिल जाती थी किताब कॉपी आपको? एक वाक्य में बताता हूँ। एक निबंध भास्कर पुस्तक हुआ करता था। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, शिक्षक थे, तो उनका था कि निबंध लिखना है तो इस पुस्तक को तुमको खरीदना पड़ेगा। और चेक भी करते थे, उनका चूँकि दुकान भी था तो चेक करते थे कि निबंध भास्कर लिया है कि नहीं लिया है। तो बड़ी मुश्किल से पापा से जीत करते, मुझे याद है कि 10 रुपये में उस समय निबंध भास्कर मिलता था। पापा से बड़ा जीत कर करके कहीं से 10 रुपये व्यवस्था करके निबंध भास्कर मैंने ले लिया। और संजोग से हाथ में ले जाते थे पुस्तक, कभी बक्सा में कभी हाथ में, तो कहीं पे गिर गया। उसके बाद तो पिटाई भी हुआ, लेकिन निबंध भास्कर दोबारा नहीं खरीदाया। तो मतलब उसमें समस्या थी। स्कूल में भी किताब कॉपियों उस समय उतना नहीं मिल पाता होगा। तो हाँ। आप लोग क्या खरीदने के लिए पैसे मिलते थे आपको किताब कॉपी, या फिर घर में तो आर्थिक तंगी थी जी, तो पुस्तक खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे उस तरह का। जो काम की पुस्तकें हैं वही खरीदारी होती थी, एक्स्ट्रा पुस्तक हम लोग नहीं खरीद पाते थे। जैसे आज के परिवेश में कई तरह के पब्लिशर आ गए हैं, और पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें एनसीईआरटी की बुक हुआ करती थी। हाँ। तो क्या लग रहा है, मतलब एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा अच्छा होती है, या फिर अभी जो बहुत सारे पब्लिशर आ गए हैं? नहीं, एनसीईआरटी तो बेस्ट है। एनसीईआरटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
चूँकि आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का जो लिस्ट होता है जो लेखकों का, तो बड़े बड़े विद्वान जेएनयू और डीयू के प्रोफेसर, बीएचयू के प्रोफेसर्स का टीम मिल करके वो एक्चुअली बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। और कोई भी दूसरा राइटर अगर हम ले लें, किसी मैथ्स का ही ले लें, आर.एस. अग्रवाल ले लें, अन्य पुस्तकें ले लें, तो एक राइटर की वो पुस्तक है, तो कहाँ एक टीम एकेडमिशियन का और कहाँ एक राइटर, तो अंतर तो हो जाएगा। और सभी जो भी साइड बुक्स हैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो आमतौर पर जो छात्र हैं उन लोगों को एनसीईआरटी की फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी तो मस्ट है, बाकी उससे जो एडवांस की पुस्तकें हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप हायर एजुकेशन के बाद जब आप स्कूल से बाहर निकले कॉलेज की पढ़ाई के लिए, तो फिर कैसे आपका सफ़र वहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली जुझारूपन तो आप देख रहे हैं कि बचपन का जो परवरिश है जुझारूपन का था। जी। तो उसी समय मेरे मामा, हमको तो कुछ पता नहीं था, दिनचर्या अपना घर में इधर उधर बीत जाता था। तो मेरे मामा जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक होता है, तुम माइनिंग कर लो, माइनिंग कर लोगे तो तुमको नौकरी मिल जाएगा। तो माइनिंग के लिए उन्होंने गाइड खरीद दिया था, संभवतः किरण प्रकाशन का रहा होगा। तो माइनिंग वाला गाइड को मैं जैसे सुबह शाम, बकरी तो 2 टाइम चराना पड़ता है, तो सुबह शाम तो एक झोला में उसी गाइड को लेके जाते थे। चटाई एक छोटा सा ले लिए, बोरा ले लिए और उसको बिछा करके अपना पढ़ाई शुरू। बकरियां भाग गई, जिसके खेत में गया, मकई के खेत में, तो गाली शुरू। तो गाली तो सुनना डेली का नियति था, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ते थे। और पॉलिटेक्निक की परीक्षा मैंने वही जंगलों से पहली परीक्षा कंपटीशन का और मैंने निकाला था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था और मेरा रैंक भी अच्छा था, लगभग 4000 के आसपास सीट थे उस समय। मेरा याद है कि 175वां रैंक था उसमें। तो मुझे यही कोडरमा माइनिंग, भागा भी मिल रहा था और उसमें तो पटना था तो पटना में भी मिल रहा था। तो भागा न लेकर के कोडरमा मेरा नज़दीक हुआ, मामा घर नज़दीक था, तो कोडरमा में मैंने लिया एडमिशन। हालांकि बाद में मैंने छोड़ दिया उसको, लेकिन एडमिशन लिया। तो पहली परीक्षा थी कंपटीशन की और पहली परीक्षा में मैंने पास किया, उस जंगलों में रह करके उस परिस्थिति में। उसके बाद फिर कॉलेज में आपने दाखिला लिया हजारीबाग में? कौन से कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाई की आपने? वहाँ पे अनंदा कॉलेज में। अनंदा कॉलेज में पढ़ाई की। एक सेंट कोलम्बस नामी कॉलेज हुआ करता था, तो उसमें एडमिशन के लिए बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, मार्क्स कम था, तो अनंदा कॉलेज में ही पढ़ाई करनी पड़ी। अच्छा, जनरली आमतौर पे होता है क्या है कि पढ़ाई के समय में जो एजुकेशन होते, चाहे हायर हो चाहे प्राइमरी हो, तो दोस्तों का ही बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ कि आपके दोस्तों का योगदान आपके साथ रहा हो? मेरे दिनचर्या के कारण मेरे दोस्त नहीं बन पाए पूरे स्कूल लाइफ में, या कहें कि कॉलेज में भी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि मेरा शेड्यूल था, काम करना है, उसी बीच में पढ़ाई करना है, तो दोस्त मेरा कभी नहीं बन पाया। और आज भी वही स्थिति है कि आज भी कोई ऐसा दोस्त जिससे डेली बात होता हो, उसका अभाव है मेरे पास। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आमतौर पर आज के ज़माने में बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं, तो ऐसी स्थिति में युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं पे के डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा रहेगा? सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। कोई भी कोचिंग, कोई भी स्कूल आपको तो पिलाने का चीज़ नहीं है। कोचिंग वाले आप मार्गदर्शक हो सकते हैं, टॉर्च बियरर हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी ही रिजल्ट देता है। जैसे मेरे बच्चे जेवीएम श्यामली रांची में पढ़ते हैं, स्कूल की उनकी जो भी पढ़ाई है उसमें स्कूल का 10-15% योगदान होगा, क्योंकि स्कूल एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो सेल्फ स्टडी की जो पढ़ाई है वही पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और उसी से रिजल्ट आता है। ऑनलाइन को कितना बेहतर आप समझते हैं? आज के ज़माने में चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई भी लोग कर रहे हैं। आज के समय में तो ऑनलाइन का जो स्थिति है, हर तरह के मटेरियल ऑनलाइन में और सस्ते में उपलब्ध है, तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन फ़ायदेमंद है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी गलत हो जाएगा और रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए कि ऑनलाइन, जैसे कि आपने कोई चैप्टर को पढ़ा, तो ऑनलाइन क्या है कि कंफर्ट जोन है, मतलब किसी चैप्टर को पढ़ गए, हाँ समझ गए, तो जब तक इस दिमाग को थोड़ा अभ्यास नहीं होगा, तब तक कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक रिजल्ट तो मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आमतौर पर जनरली होता है पढ़ाई लिखाई के माहौल में मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मनोरंजन नहीं करेंगे तो फिर दिमाग आपका दिमाग रहता होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा मौका आया कि पढ़ाई लिखाई के बीच में स्कूल बंक करके भागने, कुछ में फिल्म देखने का मौका? या फिर मेरा तो रूटीन ही ऐसा था, मतलब गाँव का, कि वहाँ तो भागने का कोई मौका नहीं है। अगर शाम को आप चाहें कि बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो बकरी देखती थी और माँ चिल्लाने लगती थी, तो उसको आपको दिल से टच भी तो हो जाता है उसके साथ रहते रहते। हाँ, रखवाली करते और कॉलेज में आने के बाद जो है सारा फोकस
पढ़ाई पे हो गया, जो स्कूल की कमजोरियाँ थी उसको दूर किया, कंपटीशन्स की तैयारी का शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ भी स्पोर्ट्स वगैरह का मौका नहीं मिला। मेरा जो भी स्पोर्ट्स है थोड़ा बहुत स्कूली टाइम में था, और ज़्यादा जो है जॉब लगने के बाद हम खेलना शुरू किए। तो मैंने कॉलेज में भी आपको बंक कभी नहीं मारे आप? नहीं, कॉलेज में भी उस तरह का मौका नहीं मिलता था, सर्कल नहीं था, तो खेल कूद का मौका नहीं मिला। लेकिन बच्चों को खेलना ज़रूर चाहिए, खेलना चाहिए, थोड़ा दोस्त के साथ घूमना भी चाहिए। आपके साथ ये मौका नहीं मिला? मेरे कभी? साथ नहीं मिला। ना खेल पाया ना दोस्त साथ घूम पाया? हाँ, ये मौका चूक गए। तो अभी खेलते हैं, अभी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली आमतौर पर ऐसी कहावतें हैं कि शिक्षक का मार नहीं खाया तो क्या ही अच्छा पढ़ा, माँ बाप का मार नहीं मिला तो क्या ही प्यार मिला। तो आपके साथ ये वाकया हुआ क्या? हाँ, शिक्षक की पिटाई पड़ी है, मतलब लेकिन क्या ऐसा कम हो पड़ी गया है। था कि शिक्षा पिटाई पड़ी? वास्तव में होता क्या था कि जैसे कोई टास्क मिला तो घर जाने के बाद, जैसे गांव का बच्चा देखते हैं, जो भी पुस्तकें रखा उसके बाद कहीं निकल गया, और मेरा तो जो काम था तो उस काम में भी अपना ड्यूटी करना था। तो उससे क्या होता था कि ध्यान से उतर जाता था कि कुछ होमवर्क भी है। दूसरे दिन जब क्लास में गए तो याद आया कि अरे, सब एक दूसरे डिस्कस करने लगे बच्चे की, अरे कल जो होमवर्क मिला था याद किए? नहीं, याद तो नहीं किए। तो कई बार तुरंत याद करने का प्रयास करते थे, जैसे 5 मिनट का जो समय है कि क्या याद करना था, दिखाओ जी, तुम याद किए, पूछ करके कुछ याद कर लिए तो टैली हो जाता था। 1-2 सवाल पूछा गया तो तुरंत मैं याद करके, और जैसे एक बार वाकया सुनाते हैं कि इंग्लिश के जो पोएम थे उसका राइटर का नाम याद करना था। तो याद तो किए नहीं। अब क्लास में वहाँ पे पहुँच गए, सब दोस्त लोग बोलना शुरू किया, अगर याद किए? हम लोग नहीं, हम तो भूल गए थे, कुछ नहीं पढ़े। तो बोला कि एक याद रखना कि 10 से जो पोएम शुरू होता है उसका राइटर डैफोडिल है। 3 वैसा था हम लोगों का। 3 पोएम 10 से शुरू होता था और उसका राइटर डैफोडिल नहीं है, कोई एक फिक्स राइटर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो संजोग से जब सर हमको उठाए सबसे पहले और तुरंत नाम हमने बोल दिया, उसके बाद फिर बैठ गए, दूसरे से पूछा गया, जो लड़का हमको बताया था वही पिटाई का आगे क्योंकि उससे दूसरा पूछा गया। तो मतलब गुरु की मार मिलना चाहिए लोगों को, तभी लोग अच्छे बन पाते हैं, सब मानना है, सही है? कैसा मानते हैं आप इसको? नहीं, मार का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है, अब जो है आप इंटेलेक्ट से लोगों को आप समझा सकते हैं। मेरे एक विकास सर होते थे, ऐसे ऐसे लड़के उनके पास गए। अभी कोडरमा में हाई स्कूल का, वो उदय यादव नाम है, मेरा मित्र था वहाँ। उसने जब विकास सर के संपर्क में आया तो बोला कि प्रवीण, मैंने विकास सर के साथ 1-1.5 महीना में जितना पढ़ाई की, अपने पूरा जीवन में पढ़ाई नहीं किया। तो वो विकास सर थे कि लोगों में पढ़ाई का ऐसा जज्बा जगा देते थे कि बच्चे खुद पढ़ते थे। आप भी उनसे इंस्पायर हुए? हाँ, और आज हम जो भी हैं उसमें विकास सर का बहुत योगदान है। माँ बाप का मार खाने की नसीब प्राप्त हुई आपको? हाँ, बचपन में तो चलता रहता है पिटाई, थोड़ा बदमाशी करते थे, एक चीज़ और पिटाई हम होती समझना थी। चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि आप वहाँ आनंदा कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसके बाद ये डायरेक्ट आप कैसे जेपीएससी में कैसे कन्वर्ट हुए, क्या दिमाग में आपका आया? मैंने बताया ना कि माइनिंग मैंने छोड़ दिया। ठीक है। तो एक बच्चा जो गांव से आया हो, जिसके पास बहुत एक्सपोजर नहीं हो और वो कॉन्फिडेंट है, क्यों माइनिंग छोड़ा मैं बताता हूँ। जब माइनिंग में गया तो रैगिंग होता है, तो जैसे ही एडमिशन लिया सब बुलाना शुरू कर दिया, सुनो इधर आओ, डांट डांट करके कमरे में ले गए, चलो ऐसे करो, बेल्ट खोलो, ये करो, वो करो। तो हमने थोड़ा प्रतिरोध किया, बोला अभी प्रतिरोध कर रहे हो, रेगुलर क्लास में आओ तो समझ में आ जाएगा। तो हमने सीनियर से पूछ दिया कि आप ये टीचर्स का गाइड रखे हुए हैं, क्या बात है, जरा आप ही बता दीजिए। तो नहीं, हम लोग टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। हम बोले यार, आप माइनिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, फिर टीचर्स बन रहे हैं, क्या बात है। तो नहीं, बेरोज़गारी बहुत है, तुम भी आओ तो समझ में आ जाएगा, तुमको भी यही तैयारी करना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि जब माइनिंग 4 साल करेंगे, उसके बाद फिर टीचर्स की तैयारी करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे। तो मैंने ठान लिया कि नहीं, इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट हम टीचर्स या अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा उसकी तैयारी करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो था कि निकाल लेंगे, मेहनत करने की क्षमता थी। तो हम लोग पॉलिटेक्निक छोड़ दिया। उसके बाद फिर कई नौकरियों की तलाश में परीक्षाएं दी, इंटरव्यू दिया, किसी में पीटी हुआ तो मेंस नहीं, मेंस हुआ तो इंटरव्यू नहीं, इस टाइप से चलता रहा। और पहला कंपटीशन मैंने दिया था एसएससी एलडीसी, वो भी सिलेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम में? हाँ, फर्स्ट टाइम में, लेकिन टाइपिंग में छट गया। और उस बीच में बहुत 50-60 परीक्षाएं जो मैंने दी, तो उसी तरह किसी में पीटी हुआ, किसी में मेंस नहीं हुआ, चलता रहा। अल्टीमेटली मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑडिटर
जो ग्रेजुएट लेवल परीक्षा होती है, उसमें 200 सीट था। ऑल इंडिया रैंकिंग मेरा 8 था। और एक क्षेत्रीय परीक्षा निकली थी जो क्लर्क की परीक्षा होती है कलेक्ट्रेट में, वो दोनों एक साथ पास किया। अल्टीमेटली जो है मैंने जो है लोगों की सलाह पर क्लर्क की परीक्षा ज्वाइन कर ली। क्लर्क की परीक्षा ज्वाइन कर ली। जेपीएससी टारगेट था, जेपीएससी के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन बीच में जेपीएससी में भी फर्स्ट सेकंड वगैरह में गड़बड़ियाँ तो नहीं कहेंगे, अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है जी। लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। मेरी तैयारी ही कमज़ोर रही होगी। इसी बीच दरोगा की बहाली निकली, तो रिटर्न तो मेरा ठीक था, दौड़ कमज़ोर था, थोड़ा मोटे हो गए थे, तो दौड़ का प्रयास शुरू किया। करते 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 दौड़ की परीक्षा निकाल ली। और जब दरोगा का ज्वाइन कर लिया, लेकिन जेपीएससी का भूत उतरा नहीं। आप समझिए कि 3 घंटा सुबह पीटी परेड और शाम को 2 घंटा, 5 घंटा पीटी परेड और 4 घंटा का क्लासेस, मतलब 9 घंटा का शेड्यूल होता था। उसके बीच में मेरे पास मात्र 6 से 9 शाम को टाइम बचता था, और वो 6 से 9 हम पढ़ाई करते थे। चूँकि जेपीएससी निकालना था, जिस दिन साफ़ सफाई का काम होता था ट्रेनिंग के समय में, तो एक कागज़ में लिख करके पॉकेट में रखे रहते थे, बस पढ़ रहे हैं, उधर से घास भी सफाई हो रहा है। तो कभी हवलदार तो बहुत डांटता था, जो ट्रेनिंग का मेरा हवलदार था। और दोस्त लोग सर्कल में बहुत लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम क्या करते थे कि सर्कल बना लेते थे, और उनको भी जीके जीएस वगैरह का कुछ कुछ बात है तो बताते रहते थे। तो लोग मेरे आसपास 8-10 लोग हमेशा रहते थे। तो हवलदार को गुस्सा आता था, तो वो डांटता था। तो इस परिस्थिति में करते हुए भी फिर जेपीएससी की परीक्षा निकाली। मतलब दरोगा का पोस्ट भी आपने छोड़ दिया फिर? छोड़ दिया, हाँ। इसलिए कि जेपीएससी का भूत आप पे सवार जेपीएससी था। का भूत सवार था। कभी कभी थक जाते। अब सोचिए 5 घंटा का पीटी परेड और 4 घंटा क्लासेस, निश्चित थकना है। तो वाइफ फिर बोलती कि बस हो गया यहीं तक, आप तो बोलते थे ये करेंगे वो करेंगे, तो कहाँ डिप्टी कलेक्टर हो गया आप, हम समझ गए कि आपको अब कुछ करना नहीं है। तो फिर से जोश जग जाता था और तैयारी अपना चालू कर देते थे। उसके बाद फिर ये कितने अटेम्प्ट में आपने निकाला है जेपीएससी को? जेपीएससी तो ये चौथा अटेम्प्ट हो गया। शुरू से ही मैं दे रहा था, सक्सेस नहीं मिला। हाँ। लेकिन इसके पीछे का एक वाक़या आपको बताना चाहेंगे कि जब मैं क्लर्क था, उसी समय मेरी शादी हो गई थी। उसी समय जेपीएससी का तो भूत था ही। जब भी पत्नी को लेकर के रांची जाता था बाइक पे, तो मैं उसी रास्ते से जाता था जिस रास्ते में डिप्टी कलेक्टर का ट्रेनिंग सेंटर है, श्री कृष्ण एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट जहाँ है, जहाँ ट्रेनिंग्स होती है, उसी रास्ते जाता और मैं उंगली से दिखाता रोक करके कि देखो यही मेरा ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये कौन सा इलाका में था ट्रेनिंग सेंटर? ये रांची में। तो वाइफ को लगता होगा कि ये तो इसी तरह बोलते रहता है, मतलब हमको लगता है कि 15 बार 20 बार भी उस रास्ते से हम लोग गए होंगे और उनको दिखाया होगा कि यही मेरा ट्रेनिंग सेंटर होगा। तो ये कॉन्फिडेंस था कि ट्रेनिंग सेंटर होगा, और बाद में हुआ। मतलब आमतौर पर देखा जाए कि लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। अगर माइंडसेट हो तो लोग सक्सेस पा सकते हैं। हाँ, लक्ष्य, ड्रीम से बनता है लक्ष्य। और अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर जर्रा, जो बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ की चाहत हो तो कायनात का हर जर्रा आपको मदद करता है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आमतौर पर लोग आगे बढ़ते हैं, कितना बार अटेम्प्ट लेते हैं और नहीं होने के बाद निराश हो जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? निराश तो होने की चीज़ ही नहीं है। देखिए, जीवन की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम जैसे पहले नौकरी की तलाश में थे, क्लर्क बन गए, वो मेरा मंजिल नहीं था। एक पड़ाव हमको मिला, फिर जब दरोगा की बहाली निकली तो दरोगा बन गए, तो वो भी मंजिल मेरी नहीं थी। उस समय के लिए मंजिल थी, लेकिन बाद में वो पड़ाव बना। उस मंजिल से आगे बढ़ कर के मैंने डिप्टी कलेक्टर बना। अभी भी मेरी मंजिल रुकी नहीं है, मैं कुछ बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा उनको कुछ न कुछ मदद दी जा सके। तो जो निराश होते हैं वो तो बहुत सी बेकार बातें हैं। मनुष्य जीवन में निराश होने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैंने भी तो कई लक्ष्य रखे थे, आईएएस का भी परीक्षा दी थी, नहीं हुआ, तो अब जो है उसी में अच्छा करना है, बेस्ट करना, प्रयास करते जाना हाँ। है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे कंपटीशन एग्जामिनेशन भी बहुत सारा दिया आपने, तो ट्रेन से सफ़र करते होंगे आप कंपटीशन एग्जाम के समय में? हाँ हाँ, तो एकदम। कभी ऐसा मौका आया क्या कि बिना टिकट सफ़र करना पड़े? जयपुर बिना टिकट के गए थे, लगभग 2 दिनों का सफ़र था हजारीबाग से। कितना रिस्क आप समझिए।
और तकलीफ भी बहुत होता था। बिना टिकट का आप ट्रेन में घुस गए, कोई सीट तो मिलेगा नहीं, जनरल बोगी उतना लंबा ट्रेन में कहाँ मिलेगा। तो कहीं पे घुस करके नीचे सो करके पेपर बिछा करके तो कष्ट होता था, लेकिन एक उम्मीद था कि ये कष्ट दूर होगा। टीटी तो पूछता था कि कई जगह पकड़ाए, कई जगह पकड़ाए, स्टूडेंट है। एक बार लौटते समय जब एक बार मैं इलाहाबाद गया था सीडीएस का इंटरव्यू देने, एसएसबी होता है उसमें, तो विदाउट टिकट चला गया। लौटते समय गया में टीटी ने पकड़ लिया। मैंने बताया कि इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं। तो नहीं, तो गलत बात है जी, तुम जानते हो पढ़े लिखे दिख रहे हो, गलत बात है। हम बोले सर अब यही है, जो करना है करिए। उसने छोड़ दिया। फिर मैं कोडरमा पहुंचा, कोडरमा में पकड़ा गया। कोडरमा के टीटी ने मेरे पास 150 रुपया था, वो पूरा बैग सर्च करके 150 रुपया ले लिया। हम बोले तो भाड़ा, हम कैसे जाएंगे, घर ही रहेंगे, तो भाड़ा कितना लगेगा। हमने जोड़ के बता दिया 60 रुपये मेरा भाड़ा है। तो उसने 50 रुपये हमको थमा दिया और 100 रुपये वो रख लिया। अब विद्यार्थी जीवन में तो खैर ये सब होते हैं। यहाँ मुरी में एक बार पकड़ाया, एक बार कोलकाता में विदाउट टिकट पकड़ाया। तो ऐसे कई वाक़या विद्यार्थी है। जीवन में सब होते हाँ, रहते हैं। लेकिन वो जो तकलीफ और वो अपमान जो झेलना पड़ता था ना, तो सीने में उसको दबा करके रखते थे कि नहीं, इससे दूर करना है। या बसों में सफ़र करते समय जब बहुत दिक्कत होता था, तो ऐसी स्थिति में जो है मन में ये रहता था चलो ये आज का है समस्या, कल तो इसको हटा देंगे, कल ये दूर हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा वाक़या आया कि रात आपको प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पर ही बितानी पड़ी कंपटीशन? हाँ, बहुत वाक़या आया। मैं बेंगलोर गया था, वही सीडीएस का ही इंटरव्यू देने बेंगलोर भी गया था। वहाँ तो एक्चुअली मैं पैसा लेके गया था, तो पॉकेटमारी हो गया। तो वहाँ पे ये नौबत आई थी कि स्टेशन पे रात बिताना है, लेकिन एक चतरा का कोई लड़का था, मिल गया था, तो अपने हॉस्टल में फिर वो ले गया। तो स्टेशन पे रात बिताने का तो मौका ऐसा नहीं मिला, लेकिन जैसे 2 बजे रात को पहुँचे तो सुबह बिताना है वहीं पे। इस तरह के कई वाक़या आए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहेंगे कि मैं इंटरव्यू दे कर के ही लौट रहा था और मेरी बहन की शादी औरंगाबाद में है, तो अनुग्रह नारायण स्टेशन है, तो वहाँ पे लगभग 2 बजे ट्रेन उतार दी। तो मैं सोचा कि दीदी के यहाँ से मिलते चले जाएंगे। तो जब बैठने वाले पे बैठ गया तो 2 बजे रात को थोड़ा, और कम उम्र है तो नींद तो आएगी, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैं लेट गया। थोड़ा और अच्छा लगने लगा तो मैंने सोचा कि अब जूता वूता खोल करके आराम कर दें। छोटा स्टेशन था, सन्नाटा था। जैसे ही मैंने जूता खोल करके लेटा, एक व्यक्ति आया खाली पैर और बैठ गया मेरे पैर के पास। मैं समझ गया कि चोर है, इसको तो आज पिटाई करना है। सोचिए, एक छोटा बच्चा अकेले है और कहाँ चोर पकड़ने चला। और कैसे हमको नींद आ गया, और जब नींद खुला तो मेरा जूता गायब। तो चोर पकड़ने के चक्कर में जूता गायब हो गया। खाली पैर बहुत चलना पड़ा बहुत देर। फिर सुबह हुआ 8-9 बजे के बाद दुकान खुला, तभी एक चप्पल मिला कहीं से। जनरली सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। आमतौर पर लोगों की कहावत है, पुरानी कहावत भी है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि एक आदमी का सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। तो आपकी सफलता के पीछे क्या आपकी पत्नी का हाथ है? शादी आपकी पहले ही हुई थी या जॉब लगने के बाद शादी हुई? ये सही बात है। मेरी सफलता का प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है। किस तरह की, ये अभी के अभिभावकों के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि किस तरह मेरी माँ डायरेक्ट कभी बोलती थी नहीं मत पढ़ो मत, वैसा नहीं। वो कहानियाँ सुनाती थी कि देखो बेटा, बहुत गरीबी से वो थे, एक रोटी खा करके रहते थे, कई रात भूखे सो जाते थे, उनकी माँ कहीं पोछा लगाती थी, लेकिन उनका बेटा पढ़ा आज यहाँ पे है। तो ऐसा ऐसा कहानी सुनाती थी, हमको पढ़ने का भी नहीं बोलती थी। तो इससे बड़ा अंदर जो है ना जल जाता था कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना। तो निश्चित रूप से मेरी माँ मेरी सफलता के पीछे प्रेरणा स्रोत हैं। और शादी के बाद तो मैंने बताया कि क्लर्क था, तो निश्चित रूप से इतनी सफलताएं मिली हैं, तो पत्नी का तो योगदान है ही। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे इतनी सारी संघर्ष आपने किया है अपने लाइफ में और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो क्या ये मुकाम जो आप जेपीएससी पे आज यहाँ पर कार्यरत हैं अंचल अधिकारी के रूप में, ये आपके लिए काफ़ी है कि इससे और भी आगे कुछ एम है आपका, आपने प्लान किया है? पानी जब ठहर जाता है तो उससे दुर्गंध आने लगती है। आप देखते होंगे कि झरने का पानी जब लोग जाते हैं तो चुल्लू में लेकर के पी भी लेते हैं, क्योंकि बहता पानी है, साफ़ सुथरा होगा। तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को के लिए कोई मंजिल स्थिर नहीं होता, वहाँ पहुँच करके भी उसको डायनेमिक रहना पड़ता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ एकदम इनफॉर्मल वे में। सुबह सुबह कहीं चले जाते हैं
गाड़ी उठाए अपना चले गए, कभी बाइक से भी चले गए। लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको जानते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। और सोशल मीडिया में भी मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे पास जानकारी और अनुभव है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को देता रहूँ। तो मेरी मंजिल सिर्फ मेरी नौकरी नहीं है, नौकरी के अलावा मैं इन चीज़ों में काफ़ी व्यस्त रहता हूँ और पॉजिटिव रूप से व्यस्त रहता हूँ। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करता रहता हूँ। कभी शूटिंग करता हूँ, कभी घोड़ा चलाने चला जाता हूँ, कभी फुटबॉल बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, इस टाइप से। मतलब आगे और भी एग्जाम कुछ देना है आपको? नहीं, एग्ज़ाम तो अब उस तरह का उम्र नहीं है, लेकिन लोगों के बीच है, बस जन सेवा करना है। नौकरी जैसे अभी के आप यहाँ पर सीईओ के रूप में हैं, तो कुछ ऐसा दिमाग में आपका एम होगा, कुछ प्लान होगा, कुछ ऐसा करें ताकि यहाँ से पदस्थापना हो तो लोग याद रखें कि हाँ प्रवीण जी यहाँ पे थे तो ये कर दी। कुछ ऐसा सोचा है आपने? दोनों तरह के काम है। एक पॉजिटिव काम में जैसे है कि स्पोर्ट्स से, जैसे कबड्डी खिलाड़ी यहाँ हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको प्रमोशन मिले। क्रिकेट वाले में भी जाता हूँ, फुटबॉल के बच्चों से भी मिलता हूँ। तो एक तो खिलाड़ियों को प्रमोट करता हूँ, दूसरा जो भी पब्लिक आते हैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनका हौसला बूस्टअप करूँ। मैं खुद पब्लिक को बताता हूँ कि कैसे सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालोगे, कैसे स्वच्छता ऐप में कंप्लेंट डालोगे, सरकार से कैसे जुड़ोगे। बहुत पदाधिकारी बोलते हैं कि तुम क्यों बताते हो, तेरे विरुद्ध ही कंप्लेन करें। हम लोग करें ना, कहाँ दिक्कत है। और एक एनक्रोचमेंट, मुझे ये पसंद नहीं है कि चौक चौराहे को लोग एनक्रोच कर लेते हैं, एम्बुलेंस फंसी रहती है, लोगों का मीटिंग लेट होता है, कितने लोगों का समय बर्बाद होता है। 10-20 दुकानों के कारण, या 50 कहें, 50 व्यवसायियों के कारण हज़ारों लोगों को परेशानी होती है। अगर हम 50 के दुकान को पीछे कर दें, हटा दें, तो 50 को नुकसान होगा, लेकिन जो डेली जो हज़ारों राहगीर को परेशानी हो रही है तो उससे मुक्ति मिलेगी। तो एनक्रोचमेंट मेरा रहता है और मैंने सैकड़ों एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाए हैं अभी तक। सही बात है, उससे हज़ारों लोग लाभान्वित होते हैं। हज़ारों लोग। ओबीडम का मामला आपने बहुत प्रमुखता से यहाँ पर उठाया था, इससे पहले भी लोग यहाँ पर कार्य किए हैं, लेकिन आपने उसे लगता है कि वो आप संकल्प ले लिए हैं कि इस समस्या को दूर करेंगे, अनाधिकृत रूप से ओबीडम चाहे रैयतों की ज़मीन को हड़पने को लेकर। वास्तव में समस्या दूर करने और न करने, वो तो पूरा हम लोगों के बस में नहीं होता है, लेकिन मेरा कोशिश होता है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो। तो सामने कोई है उससे मतलब नहीं है, बस मेरा जो काम है और पूरी प्रक्रिया से करते हैं। एनक्रोचमेंट ड्राइव का मेरा 4-5 मामला उस समय हाई कोर्ट में गया था, और जिसमें 3 में मेरा अपीयरेंस भी हुआ था, लेकिन सभी मामलों में मैं क्लीन चिट हुआ। और जज साहब ने भी शाबाशी दी, हाँ एनक्रोचमेंट आप सरकारी ज़मीन बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है। अभी बहुत सारे मामले लंबित भी हैं जो हाल के दिनों में ओबीडम को लेकर आपने उठाया था, तो ये इस पर भी आप पहल कर रहे हैं? हाँ, कार्रवाई चल रही है अभी तो, और भी उस पर जांच चल रही है कमेटी। हम लोग बहुत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, अब युवा आज के ज़माने में दिग्भ्रमित होते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो ऐसे में उन्हें क्या सोचना चाहिए? क्या माँ बाप को डिसाइड करना चाहिए कि उसके बच्चे क्या करें, या फिर बच्चों को डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ अब हमको यही करना है? बच्चे को खुद निर्णय लेना पड़ेगा। अगर देखिए आजकल बहुत काउंसलिंग सेंटर भी हैं जो आपको जज करते हैं, आपको बताएंगे कि आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, अन्य परीक्षा में जाना है, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से कन्फ्यूजन मत रखिए, आप एक टारगेट बनाइए। अगर लक्ष्य बनाने में आपको 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, तो आप लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य आप जब बना लेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो लक्ष्य बनाना इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने कहा ना, मानव जीवन में उस जो लक्ष्य बनाए वो परिवर्तनशील होता है। लक्ष्य कोई फिक्स नहीं है, हमको ये बनना है, बन गए तो कहानी समाप्त, वैसा नहीं है। लक्ष्य परिवर्तनशील है। एक लक्ष्य बनाए, प्राप्त कर लिए, फिर दूसरा लक्ष्य बनाए, तो ये सीढ़ी नुमा होता है। इसलिए एक लक्ष्य अगर आपको प्राप्त नहीं भी हुआ तो आप स्विच भी कर सकते हैं, दूसरी ओर जा सकते हैं। व्यवसायी को देखिए कि कभी इस व्यवसाय में नहीं सक्सेस हुआ तो दूसरे व्यवसाय में मतलब लिया। निर्णय आप ही को लेना पड़ेगा। निर्णय आपको लेना होगा, और सिर्फ नौकरी नहीं, आप सेल्फ रोजगार पे भी ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम करके बढ़िया से अपना माता पिता की जीविका कर सहमति भी तो जरूरी है उसे लेकर, या फिर डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा? अगर आपका फुल डिटर्मिनेशन है तो हमको लगता है सहमति की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास में ले सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखता है, कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप वो कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से माता पिता सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अभी कौन क्लास में लोग? अभी तो 9 और 10 में है। तो आपने क्या पहले से गोल निर्धारित किया है कि बच्चों पे छोड़ दिया है? छोड़ दिया है। मैंने बच्चों को संस्कार दे दिया। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें बचपन से पढ़ाया।
भगवत गीता, रामायण, महाभारत से जोड़ा, तो उनके संस्कार ऐसे हो गए कि अब मैं अकेले भी छोड़ देता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। और मैंने निर्णय के लिए छोड़ दिया, खुद निर्णय लेते। अब तो एक्सपोजर है, शहर के बच्चे को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं एक पड़ता। सवाल और है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कोचिंग या ट्यूशन? कोचिंग से तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलता है, अगर नहीं मिलता तो एलन के बच्चे क्यों टॉप करते, तो वो लेकिन टॉर्च बियरर ही है। पढ़ना आपको है, सेल्फ स्टडी जितना करेंगे आप उतना आपको सफलता का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। सिर्फ कोचिंग और टीचर्स के भरोसे कभी सफलता नहीं मिलती है। सेल्फ स्टडी करें और पूरे लगन से करें, लक्ष्य एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये हमने आपको मिला है असली हीरो से, जिन्होंने कितना संघर्ष कर आज एक मुकाम हासिल किया। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अभी ये मुकाम हम पहुंचे नहीं है, हमारी ये मंजिलें आगे और भी जारी रहेगी, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो खेल के क्षेत्र हो, मनोरंजन के क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में मंजिलें हमारी जारी रहेगी और संघर्ष ही आपको सफलता इसी तक पहुंचा सकती है। अगले एपिसोड में फिर हम आपको असली हीरो से मिलाएंगे और आशा के बारे में सुनाएंगे किस तरह संघर्ष कर उन्होंने मंजिल को चुना है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, कैमरामैन संजय के साथ मिरर मीडिया धनबाद।